आइए अब हम देखते हैं कि जो सेलेजिनेला प्लांट है इसके अंदर जब स्पोर्स या बीजाणुओं का अंकुरण होता है तो उसके फलस्वरूप गैमीटोफाइट किस तरह से बनता है। तो सबसे पहले हम माइक्रोस्पोर से मेल गैमीटोफाइट के डेवलपमेंट को देखेंगे। तो माइक्रोस्पोर जो होता है वो युग्मकोद्भिद पीढ़ी की प्रथम कोशिका होती है, यानी कि माइक्रोस्पोर से ही मेल गैमेटोफाइट का निर्माण प्रारंभ हो रहा है। सेलेजिनेला का जो गैमेटोफाइट है वो पूरे टेरिडोफाइट्स में सबसे छोटे गैमेटोफाइट होते हैं। माइक्रोस्पोर का जो जर्मिनेशन है या अंकुरण है वो माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर ही होता है, यानी कि बीजाणु अंकुरण के समय तक बीजाणुधानी से बाहर नहीं आते हैं, वो बीजाणुधानी के अंदर ही रहते हैं और उनमें अंकुरण प्रारंभ हो जाता है। यह अवस्था प्रिकॉशियस कंडीशन कहलाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो माइक्रोस्पोर हैं वो इतने छोटे होते हैं कि अगर वो पहले ही इधर उधर बिखर जाएंगे तो वो सही जगह पे यानी कि सही फीमेल गैमेटोफाइट तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो यहाँ पे जो माइक्रोस्पोर हैं वो माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर ही जर्मिनेट हो रहे हैं। माइक्रोस्पोर का जो स्फुटन है यानी कि बीजाणुधानी का जो स्फुटन है, जब माइक्रोस्पोरेंजिया का स्फुटन होता है तो उससे जो माइक्रोस्पोर बाहर आते हैं वो 13 कोशिकीय अवस्था में होते हैं। अब देखते हैं कि जो 13 कोशिकीय अवस्था है वहाँ तक किस प्रकार से इनका डेवलपमेंट होता है। तो सबसे पहले जो स्लैग वैज्ञानिक हैं इन्होंने 1932 में सेलेजिनेला क्रॉसियाना में मेल गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट की स्टडी की थी और उसी के आधार पर हम यहाँ पे ये चित्र द्वारा ही देखेंगे कि किस तरह से इनका परिवर्धन हो रहा है। तो सबसे पहले एक जो माइक्रोस्पोर होता है उसके अंदर पहला जो विभाजन होता है वो असममित होता है, यानी कि उसके फलस्वरूप पहले विभाजन के फलस्वरूप जो कोशिका बनती है, एक कोशिका जो होती है वो बहुत छोटी होती है और एक कोशिका बहुत बड़ी होती है। छोटी कोशिका जो कि जैसे मसूर की दाल होती है इतनी इस तरह की होती है, तो ये मसूराकार छोटी कोशिका होती है जिसे कि प्रोथेलियल कोशिका कहा जाता है। और बड़ी कोशिका जो होती है वो एंथ्रेडियल इनिशियल या पुंदानी आरंभिका कहलाती है। तो ये पहला विभाजन है। पहले विभाजन को यहाँ पे मैंने 1 और 1 से शो किया हुआ है, यानी कि ये पहला विभाजन हो गया और 2 कोशिकाएं बन गई। अब ये जो प्रोथेलियल कोशिका है इसमें आगे किसी प्रकार का कोई विभाजन नहीं होगा, जो भी डेवलपमेंट होगा वो एंथ्रेडियल इनिशियल के अंदर होगा। दूसरा जो विभाजन हो रहा है यहाँ पे वो विभाजन है उदग्र या वर्टिकल डिवीज़न। उदग्र विभाजन के फलस्वरूप ये जो बड़ी कोशिका है ये 2 कोशिकाओं में बंट जाती है। अब चूँकि ये विभाजन इस तरह से हो रहा है कि ये कोशिका 2 भागों में बटेगी, तो एक ऊपर की तरफ कोशिका होगी और एक नीचे की तरफ कोशिका होगी। तो इसे स्पष्ट दिखाने के लिए हमने इसे डायग्रामेटिकली इस तरह से शो किया है कि ये जो कोशिका है वो अगर हम इसका इस तरह से सेक्शन काटें और आधा पार्ट उलट के इधर आ जाए, जैसे कि बीज को जब हम खोलते हैं तो उसका आधा पार्ट एक तरफ होता है और आधा पार्ट एक तरफ होता है, तो उसी तरह की स्ट्रक्चर यहाँ पे है। जो 2 कोशिकाएं बनी वो एक इस तरफ दिखाई दे रही है और एक इस तरफ दिखाई दे रही है। और ये दूसरा विभाजन है, यानी कि ये दूसरा जो वर्टिकल या उदग्र विभाजन है उसके फलस्वरूप बड़ी कोशिका जो एंथ्रेडियल इनिशियल है वो 2 भागों में विभक्त हो गई और ये प्रोथेलियल सेल है। अब ये जो बड़ी कोशिका है इसके अंदर फिर से उदग्र विभाजन हो रहा है, लेकिन ये पहले विभाजन के समकोण पर हो रहा है। यानी कि पहला विभाजन अगर इस तरह से हुआ था तो दूसरा विभाजन इस तरह से होगा, जिसके फलस्वरूप ये देखिए ये जो तीसरी लाइन है वो यहाँ से यहाँ तक ये तीसरा विभाजन, ये तीसरा विभाजन, दोनों कोशिकाएं आपस में जुड़ी हुई हैं, इसीलिए जो विभाजन होगा वो एक ही विभाजन दोनों में एक साथ में हो रहा है, इसीलिए इसे एक विभाजन यहाँ एक विभाजन यहाँ, दोनों तीसरा विभाजन है।
इसके फलस्वरूप यहाँ पर ये जो माइक्रोस्पोर है वो किस कंडीशन में आ गए हैं, 4+1, यानी कि ये देखिए 1 2 3 4, 4 तो रिप्रोडक्टिव सेल हैं और एक जो है वो प्रोथेलियल सेल हैं। अब जो ये उदग्र विभाजन हुआ था उसके फलस्वरूप नीचे की कोशिका छोटी कोशिका बनी थी और ऊपर की कोशिका जो थी वो बड़ी कोशिका बनी थी। नीचे की कोशिका में आगे किसी प्रकार का कोई विभाजन नहीं, ये जो कोशिका है छोटी कोशिका, इसमें किसी प्रकार का कोई विभाजन नहीं होगा। ऊपर की जो कोशिका है उसके अंदर एक वक्र विभाजन होता है, यानी कि ये जो भित्ति मैंने इस तरह से बना रखी है, यानी कि जिस तरह से कोशिका की गोलाई है उसी तरह का विभाजन इस कोशिका में हो रहा है। तो ये चौथा विभाजन है जो वक्र विभाजन है। इस विभाजन के फलस्वरूप जो भित्ति बन रही है उसे थर्ड प्राइमोर्डियल वॉल कहा जाता है। इससे पहले जो विभाजन हुए थे, प्रत्येक विभाजन के फलस्वरूप जो भित्ति बनती है, पहले विभाजन के फलस्वरूप जो भित्ति बनी वो प्राथमिक फर्स्ट प्राइमोर्डियल वॉल थी, सेकंड के फलस्वरूप जो बनी वो सेकंड प्राइमोर्डियल वॉल थी, और ये जो इस फोर्थ विभाजन के फलस्वरूप बनी है वो थर्ड प्राइमोर्डियल वॉल है। यहाँ तक जो गैमेटोफाइट है उसका डेवलपमेंट 6+1 यानी कि 7 सेल कंडीशन में आ गया है। 6 सेल कैसे हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 कोशिकाएं और साथ में एक प्रोथेलियल कोशिका, तो ये 7 कोशिकाएं बन गई। अब ये जो ऊपर की या बाहर की कोशिका है उसके अंदर फिर से एक कर्व्ड विभाजन होता है। कर्व्ड विभाजन के फलस्वरूप ये बाहर की कोशिका 2 कोशिकाओं में विभक्त हो गई है और अंदर की जो कोशिका है उसके अंदर विभाजन के फलस्वरूप सबसे अंदर या केंद्र में जो कोशिकाएं होती हैं वो एंड्रोगोनियल सेल या प्राथमिक पुंजनक कोशिका का निर्माण करती हैं, और बाहर की तरफ जितनी कोशिकाएं हैं वो सभी जैकेट कोशिका का निर्माण करती हैं। यानी कि ये जो डॉटेड कंडीशन से मैंने जो कोशिका दिखा रखी है वो आगे चलकर एंड्रोसाइट या पुमड़ुओं का निर्माण करेगी, जबकि बाहर की जितनी भी कोशिकाएं हैं वो सब इसकी जैकेट का निर्माण करेंगी। अंदर ये जो प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल थी इसके अंदर फिर से एक विभाजन हुआ जिसके फलस्वरूप यहाँ पे देखिए ये 4 कोशिकाएं बन गई। यहाँ पे 2 कोशिकाएं थी, अब ये 4 कोशिकाएं बन गई। तो यहाँ तक आते आते जो मेल गैमेटोफाइट है उसकी जो अवस्था होती है वो क्या होती है, 8 जैकेट कोशिकाएं, 4 एंड्रोगोनियल कोशिकाएं और 1 प्रोथेलियल कोशिका। तो 8 जैकेट कोशिकाएं जो सबसे बाहर की तरफ है 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये तो हो गई 8 जैकेट सेल्स। केंद्र के अंदर ये जो 4 दिखाई दे रही हैं वो है एंड्रोगोनियल सेल्स, और ये जो गोलाकार कोशिका है वो है प्रोथेलियल सेल। तो यानी कि जब लघु बीजाणुओं का प्रकीर्णन होता है या स्फुटन होता है तो वो इस अवस्था में बीजाणुधानी से बाहर आते हैं। आगे चलकर ये जो एंड्रोगोनियल सेल्स हैं ये समसूत्री विभाजन से कई बार विभाजित होकर लगभग 128 से 256 तक एंड्रोसाइट या एंड्रोगोनियल एंथेरोजॉइड मदर सेल्स बनाती हैं। एंथेरोजॉइड मदर सेल्स जो होती हैं उनमें फिर कायांतरण होता है या मेटामॉर्फोसिस होता है और उसके फलस्वरूप इस तरह की जो स्पर्म होते हैं या पुमड़ू होते हैं वो बनते हैं। तो जो एंथेरोजॉइड होते हैं उसके बेसिकली 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला इसके अंदर एक केंद्रक है और ये केंद्रक जो होता है वो वक्राकार कंडीशन में होता है। इस केंद्रक को घेरे हुए एक पुटिका पाई जाती है। इस पुटिका के अंदर जीवद्रव्य भरा रहता है। ये जीवद्रव्य इस जो एंथेरोजॉइड है उसे पोषण प्रदान करता है और इस पुटिका से जुड़े हुए 2 फ्लैजिला पाए जाते हैं जो कि इसे गति प्रदान करते हैं।
तो ये थी एंथेरोजॉइड की संरचना। और यहाँ पे हमने देखा कि जो मेल गैमेटोफाइट है वो कितना छोटा है, और यहाँ तक ये जो होता है वो एक बीजाणु के अंदर ही परिवर्तित होता है। बाकी का जो परिवर्तन होता है इसका वो तब होता है जब ये बीजाणु प्रकीर्णन द्वारा मेगास्पोर के पास पहुँचते हैं। तो ये था नर युग्मकोद्भिद का विकास। चलिए अब हम देखते हैं कि जो गुरु बीजाणु है उससे मादा युग्मकोद्भिद का परिवर्धन कैसे होता है। तो यहाँ पे जो मादा युग्मकोद्भिद है उसका भी जो निर्माण है वो गुरु बीजाणु के अंदर ही हो रहा है। ये एक गुरु बीजाणु की संरचना है। यहाँ पर ये ट्राई रेडिएट मार्क है और ये इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर है। तो आंतरिक दृष्टि में अगर हम देखें तो ये गुरु बीजाणु जो है इसकी भित्ति बहुत मोटी होती है। बाहर की भित्ति बहुत मोटी है, अंदर की भित्ति पतली भित्ति है, और साथ ही इसके अंदर जो जीवद्रव्य है ये जीवद्रव्य इस तरह से दो भागों में बटा रहता है कि जो भित्ति से लगा हुआ जीवद्रव्य होता है वो घना होता है यानी कि थिक होता है, जबकि जो केंद्र में जो जीवद्रव्य होता है वो पतला होता है और इसके अंदर किसी प्रकार की कोई भी कोशिकांग या केंद्रक वगैरह नहीं पाया जाता है। तो सबसे पहले जब इसकी शुरुआत होती है तो पहले कई विभाजन के फलस्वरूप ये जो केंद्रक होता है वो केंद्रक सबसे पहले तो ये देखते हैं कि केंद्रक जो ट्राई रेडिएट मार्क होता है उसके जस्ट नीचे की तरफ व्यवस्थित होता है। फिर इसके अंदर जो इसकी बाह्य चोल है या बाह्य भित्ति है उसमें विभाजन होता है। विभाजन के फलस्वरूप ये वृद्धि करती है और वृद्धि के फलस्वरूप ये इस तरह से बाहर आ जाती है। और ये जो आंतरिक भित्ति है वो इस गुरु बीजाणु को बाह्य भित्ति से केवल एक स्थान पर जोड़े रहती है। यहाँ पर एक कैविटी सी बन गई है। अब इस केंद्रक में विभाजन प्रारंभ हो जाता है। ये केंद्रक विभाजित होता है लेकिन कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता। तो यहाँ पे जो गुरु बीजाणु होता है वहाँ पर बहुकेंद्रीय अवस्था आ जाती है। अब जैसे जैसे इसका जो केंद्रक है वो विभाजित होता है वैसे वैसे इसमें दबाव बढ़ता है और दबाव के फलस्वरूप जो बाह्य आंतरिक भित्ति होती है वो भी बढ़कर और बाह्य भित्ति के बराबर हो जाती है। यानी कि अब ये पूरी जो वेसिकल है वो जीवद्रव्य से भर गई है। साथ ही इसके अंदर बहुत अधिक संख्या में न्यूक्लियस उपस्थित होते हैं जो कि फ्री न्यूक्लियर अवस्था होती है। अब जहाँ पर ट्राई रेडिएट रिज होता है उसके नीचे की तरफ जो केंद्रक होते हैं वहाँ पे कोशिका भित्ति का निर्माण प्रारंभ हो जाता है और ये एक कुशन का निर्माण कर लेते हैं। ये लगभग 2 या 3 स्तरीय कोशिका का कुशन होता है जिसमें किनारे की तरफ एक कोशिकीय स्तर होता है जबकि बीच वाला जो पार्ट होता है वो बहुस्तरीय या 2 या 3 स्तरीय होता है और ये इस तरह से एक डायफ्राम बन जाता है। डायफ्राम बनने के लिए जो ये कुशन था उसके नीचे की कोशिकाएं हैं उनकी भित्ति मोटी हो जाती हैं और नीचे का फ्री न्यूक्लियर जो साइटोप्लाज्म है वो अलग हो जाता है और ये कोशिकीय भाग अलग हो जाता है। जैसे जैसे इसमें वृद्धि होती है वैसे वैसे नीचे वाला जो भाग होता है वहाँ पर भी कोशिकाओं का मतलब कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाता है। लेकिन नीचे वाला भाग जो होता है वो स्टोरेज रीजन होता है, ऊपर का भाग जनरेटिव रीजन होता है। यानी कि जो ऊपर का कुशन बना है उसी के अंदर आर्किगोनिया लगेंगी जबकि नीचे वाला जो भाग है वो केवल उस आर्किगोनिया को या फीमेल गैमेटोफाइट को पोषण प्रदान करने का कार्य करेगा। तो ये पूरी तरह से जो कोशिकीय फीमेल गैमेटोफाइट है वो इस तरह का दिखेगा जिसमें ऊपर का भाग ये जनरेटिव जोन है और नीचे का जो भाग है वो स्टोरेज टिश्यू है। ये देखिए इसमें ये क्वेश्चन है, इसको जब हम एनलार्ज करके देखेंगे
जब इसका परिवर्तन पूरा हो जाता है तब क्या होता है कि यहाँ पे जो ट्राई रेडिएट रिज होता है वहाँ से भित्ति फट जाती है और ये जो कुशन है वो बाहर ओपन हो जाता है और इस कुशन के ऊपर इस तरह से स्त्रीधानी का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। इस कुशन के ऊपर स्त्रीधानी के अलावा जगह जगह पर राइजॉइड्स भी पाए जाते हैं और ये राइजॉइड्स जल के अवशोषण का कार्य करते हैं। साथ ही इस फीमेल गैमेटोफाइट है उसे एक जगह पर चिपका के रखने का भी कार्य करते हैं। तो ये देखिए, ये आर्किगोनिया लगी हुई हैं, ये राइजॉइड्स लगे हुए हैं और ये भाग, ये कुशन लंबी सी जो काली लाइन दिखाई दे रही है वो इसका डायफ्राम है। डायफ्राम से ऊपर का भाग जो कोशिकीय भाग है वहाँ पे जनरेटिव जोन है। ये परिपक्व स्त्रीधानी की संरचना है। स्त्रीधानी ये जो एक कोशिका है जो कि कुशन के अंदर होती है, उससे स्त्रीधानी का निर्माण कैसे होता है वो हम आगे देखेंगे। सबसे पहले हम ये देखें कि स्त्रीधानी की जो संरचना है वो किस तरह की है। तो यहाँ पे ये देखिए, ये 4 कोशिकाएं जो ऊपर दिखाई दे रही हैं वो कोशिका की नेक या ग्रीवा बनाती हैं और नीचे का जो पार्ट होता है, जो फूला हुआ भाग होता है, वो उसकी वेंटर या अंडदा होती है। तो ये जो 4 कोशिकाएं हमें सामने दिखाई दे रही है, उसी तरह की 4 कोशिकाएं पीछे की तरफ होती हैं और इसके नीचे की तरफ यहाँ पे एक वेंटर कैनाल सेल है और एक एग सेल है। इसके चारों तरफ किसी प्रकार की कोई जैकेट नहीं पाई जाती है, बल्कि ये जो स्त्रीधानी है वो मादा युग्मकोद्भिद के ऊतकों में धसी हुई अवस्था में रहती है। केवल इसका जो ऊपर का नेक वाला पार्ट होता है वो बाहर की तरफ दिखाई देता है। ये देखिए, डायग्राम में हम देख सकते हैं कि जो कुशन के बाहरी सतह की जो कोशिका है वो आर्किगोनियल इनिशियल या स्त्रीधानी आरंभिका के रूप में कार्य करती है। इसके अंदर सबसे पहले एक परिणतिक विभाजन होता है जिसके फलस्वरूप बाहर की तरफ प्राइमरी कवर कोशिका और अंदर की तरफ केंद्रीय कोशिका का निर्माण होता है। अब ये जो कवर कोशिका है, कवर कोशिका के अंदर 2 उदग्र विभाजन होते हैं। ये पहला विभाजन हुआ जिसके फलस्वरूप 2 कोशिकाएं बन गई और दूसरा विभाजन पहले विभाजन के समकोण पर हो रहा है जिसके फलस्वरूप 4 कोशिकाएं बनेंगी, लेकिन वो 2 सामने हैं और 2 इसके पीछे की तरफ होंगी। अब इन चारों कोशिकाओं के अंदर एक अनुप्रस्थ विभाजन होता है जिसके फलस्वरूप इस तरह से ये 8 कोशिकाओं का एक टायर बनता है, जिसमें ऊपर के टायर में 4 कोशिकाएं होती हैं और नीचे के टायर में 4 कोशिकाएं होती हैं। ये स्त्रीधानी की नेक या ग्रीवा का निर्माण करते हैं। अब जो केंद्रीय कोशिका होती है, इस केंद्रीय कोशिका के अंदर अनुप्रस्थ विभाजन होते हैं। पहला विभाजन के फलस्वरूप इसमें 2 कोशिकाएं बनती हैं। ऊपर की तरफ जो कोशिका होती है वो नेक कैनाल सेल होती है और नीचे की तरफ जो कोशिका होती है वो प्राइमरी वेंट्रल सेल या प्राथमिक अंडदा कोशिका होती है। नेक कैनाल सेल के अंदर आगे कोई विभाजन नहीं होता है, लेकिन जो प्राइमरी वेंट्रल सेल है इसमें फिर से एक विभाजन होता है जिसके फलस्वरूप 2 कोशिकाएं बनती हैं। ऊपर की कोशिका जो होती है वो वेंट्रल कैनाल सेल कहलाती है और नीचे की जो कोशिका होती है वो एग या अंडदा कहलाती है। तो इस तरह से ये आर्किगोनिया का डेवलपमेंट हो गया। जब ये आर्किगोनिया मैच्योर हो जाती है तो ये ऊपर के टायर की जो 8 कोशिकाएं हैं वो इस तरह से व्यवस्थित होकर यहाँ पर एक पैसेज बना लेती हैं और साथ ही जो अंडदा नाल कोशिका और ग्रीवा नाल कोशिका यानी कि नेक कैनाल सेल और वेंट्रल कैनाल सेल है वो डिसइंटीग्रेट हो जाती है और यानी कि वो अपने आप को विघटित कर लेती है और यहाँ पे चारों तरफ एक चिपचिपा तरल पदार्थ इकट्ठा हो जाता है। इस तरल पदार्थ की तरफ जो माइक्रोस्पोर से बने हुए पुमणु होते हैं वो आकर्षित होते हैं जिससे कि यहाँ पर निषेचन की प्रक्रिया संपन्न हो सके। अब यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो मेगास्पोर है या जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो
मेगास्पोरेंजिया के अंदर ही रहता है, और जब मेगास्पोरेंजिया के आसपास तो फीमेल गैमेटोफाइट जो है कि वो बीजाणुधानी के अंदर ही है। अब क्या होगा, जो मेल गैमेटोफाइट है जो 13 कोशिकीय अवस्था में अपनी बीजाणुधानी से बाहर आ रहा है, जब वो फीमेल गैमेटोफाइट के नज़दीक आता है तो वहाँ पर पुंगड़ू का अपना जो निर्माण है वो पूरा करता है, और पुंगड़ू वहाँ से निकलकर जो इसकी जो अंडदा है वहाँ पर जाकर निषेचन करते हैं, यानी कि एग से संलयित होकर पुंगड़ू और एग का जब संलयन होता है तो यह प्रक्रिया निषेचन कहलाती है, और निषेचन के फलस्वरूप जायगोट का निर्माण होता है। जायगोट जल्दी ही अपने चारों तरफ एक मोटी भित्ति का आवरण बना लेता है और निषिक्तांड में कन्वर्ट हो जाता है। निषिक्तांड को पूस्पोर कहते हैं। ये जो संरचना है ये स्त्रीधानी की जो अंडदा है वो संरचना है। अब जल्दी ही ये जो निषिक्तांड है इसमें विभाजन प्रारंभ हो जाता है। विभाजन के फलस्वरूप पहला विभाजन इस तरह से हुआ अनुप्रस्थ, दूसरा विभाजन इसके समकोण पर होगा जिसके फलस्वरूप 4 कोशिकाएं बनेंगी। जो पहला विभाजन है ये अनुप्रस्थ विभाजन हुआ जिसके फलस्वरूप ऊपर की तरफ जो कोशिका बनती है वो सस्पेंसर या निलंबक का निर्माण करती है, जबकि नीचे की जो कोशिका होती है वो एम्ब्रियो का निर्माण करती है। ऊपर की कोशिका में आगे कोई विभाजन नहीं होता है और इसका कार्य केवल जो भ्रूण होता है उसे मादा प्रोथेलस के अंदर धकेलने का होता है, जिससे कि वो भ्रूण जो है वो मादा प्रोथेलस से अपना पोषण प्राप्त करता रहे। आगे ये जो एम्ब्रियोनल सेल है इसमें 2 विभाजन होते हैं। पहला विभाजन उदग्र और उसके बाद समकोण पे दूसरा विभाजन, जिसके फलस्वरूप 4 कोशिकीय अवस्था आ जाती है जो इस तरह की अवस्था होती है। अब इस 4 कोशिकीय अवस्था में फिर एक अनुप्रस्थ विभाजन होता है जिसके फलस्वरूप 4 कोशिकाओं के 2 टायर यानी कि 8 कोशिकीय अवस्था प्राप्त हो जाती है। अब इस 8 कोशिकीय अवस्था में से 8 में से एक साइड की कोशिका जो होती है वो एम्ब्रियो के यानी कि भ्रूण के अक्ष का यानी कि स्तंभ के अक्ष का निर्माण करती है, और बाकी जो कोशिकाएं होती हैं वो इसकी रेडिकल का निर्माण करती है। साथ ही नीचे के टायर की जो कोशिका होती है वो एक फुट का निर्माण करती है। फुट जो संरचना होती है उसका भी कार्य एम्ब्रियो या भ्रूण को मादा प्रोथेलस के अंदर दबा के रखना या उससे अटैच रखने का होता है। तो यहाँ पे हमें ये रेडिकल जिससे कि रूट उत्पन्न होंगी, और ये इसका एपिकल भाग है जहाँ पर कि हमें लिग्यूल दिखाई दे रहे हैं, साथ ही 2 कोटिलेडन्स भी दिखाई दे रहे हैं, और ये इसका सस्पेंसर है, और ये नीचे वाला जो भाग है वो फुट है जो कि फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर धंसा रहता है। ये जो संरचना है इसमें हम देख सकते हैं कि ये बीजाणु भित्ति है। इस बीजाणु के अंदर ये मादा प्रोथेलस है। मादा प्रोथेलस के अंदर जो स्त्रीधानी लगी हुई होगी, तो यहाँ पे ये राइजॉइड्स भी दिखाई दे रहे हैं। स्त्रीधानी जहाँ पर लगी हुई होती है वहाँ पे ये भ्रूण का निर्माण हुआ, और भ्रूण इस तरह से मादा प्रोथेलस के अंदर ही है, यानी कि जो गुरु बीजाणु है उसके अंदर मादा प्रोथेलस का निर्माण हो रहा है। मादा प्रोथेलस नहीं, एम्ब्रियो का निर्माण हो रहा है। तो एम्ब्रियो अपने परिवर्धन के लिए मादा प्रोथेलस के ऊपर निर्भर है। ये सिलेजिनेला का नव जन्मित बीजाणुविद पादप है जो कि एम्ब्रियो से उत्पन्न हुआ है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये मेगास्पोर है। मेगास्पोर से ऊपर की तरफ ये ग्रुप ऑफ लीव्स निकल रही हैं और नीचे की तरफ रूट्स उत्पन्न हो रही हैं जो आगे चलकर इस तरह से मैच्योर पादप का निर्माण कर लेता है।